Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. At the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave ESTIC 2025 in Delhi, Prime Minister Narendra Modi began his address by celebrating India's historic triumph in women's cricket. He praised the Indian women's cricket team for winning their first ever ICC Women's World Cup, calling it a moment of national pride. This event focuses on science, but before that, I want to talk about India's remarkable triumph in cricket. Modi said the entire nation is celebrating the success of our team. This marks India's first ever Women's World Cup win. I extend my heartfelt congratulations to our women's cricket team. We are all proud of you. Your achievement will inspire millions of young people across the nation. The Prime Minister's remarks highlighted the emotional impact of the victory and its potential to motivate youth across the country, especially young women aspiring to excel in sports. His speech set a celebratory tone for the conclave, blending national pride with the spirit of innovation and progress. विजेता भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, हमारे बीच उपस्थित नोबेल पुरस्कार विजेता सर आंड्रे गाइम, देश विदेश से आए सभी वैज्ञानिक, इनोवेटर्स, एकेडेमिया के लोग, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये आयोजन साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से RJD MP Manoj Jha, speaking at a press conference in Patna, described the upcoming Bihar election as the most critical since 1952, calling it a make or break moment for the state's future. He emphasized that the election will determine whether Bihar progresses or regresses. Jha urged for equal attention to Bihar in terms of investment and development, stating that the state should not face stepmotherly treatment. We are ready to live like brothers and sisters, not as neglected ones. He
He said he also remarked that Gujarat is the land of Mahatma Gandhi and Sardar Patel, not just of Amit Shah and Narendra Modi, highlighting the need for inclusive recognition and balanced regional development. कि सन 52 के बाद ये संभवतः पहला चुनाव है बिहार का जो इतना क्रिटिकल चुनाव है। ये चुनाव मेक और ब्रेक है। ये चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार को टाइम मशीन में रख करके पीछे धकेला जाएगा या एक नई टाइम मशीन में रख करके बिहार को आगे ले जाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार के हिस्से में टूटी फूटी ट्रेनें आया करेंगी और पूंजी गुजरात जाया करेगी। ये हमें गुजरात से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो नजर गुजरात के लिए होती है, पूंजी निवेश का मामला हो, विकास का मामला हो, वही नजर बिहार को चाहिए। सौतेलापन बिल्कुल नहीं, भाई की तरह रहने को, बहन की तरह रहने को तैयार है, लेकिन कोई सौतेले भाई की तरह ट्रीट करे, हमें सौतेली बहन की तरह ट्रीट करे और गुजरात में निवेश का भाषण हो और बिहार में श्रमिकों के प्रवेश का भाषण हो कि कैसे श्रमिक प्रवेश करें गुजरात में। ये परिपाटी बदलने का चुनाव है। इसलिए जब गठबंधन के नेता तेजस्वी जी ये बात कहते हैं तो उनको भी गुजरात से विरोध नहीं है। अरे गुजरात तो हमारे बापू का राज्य है, महात्मा गांधी का राज्य है, अमित शाह जी और मोदी जी का राज्य नहीं है। उस राज्य को हमेशा जाना जाएगा बापू के राज्य के रूप में, पटेल के राज्य के रूप में। कि सन During Rahul Gandhi's visit to Begusarai, where he joined locals and Mahatgathbandhan leaders in a traditional fishing event, BJP MP Ravi Kishan took a jibbe at the Congress leaders' campaign style. Referring to Gandhi's swim and fish catching activity, Kishan said the number of votes he will get will be fewer than the number of fish he caught. His swimming style was good, his catching fish, and we were catching votes. Gandhi's fishing moment, which included leaders like Mukesh Sahani and Kanhaiya Kumar, was part of his outreach to local communities. The BJP's response highlights the ongoing political sparring ahead of the Bihar elections, where symbolism and grassroots engagement are playing a central role. ना वो कल आए, उनके हाथ जितना मछली लगा है उसे करीबन, अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं और हम लोग एक एक जनता के पास जाके वोट के लिए हाथ प्रणाम पाती कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कल गुरु गोविंद जी के उस जन्म स्थली पर गए जहां पर वोट बैंक की राजनीति, हम तो भाजपा विकास के कार्यों के लिए एक एक वोट के लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, विकास के कार्यों को गिनवाते हैं, नए घोषणा पत्र को गिनवाते हैं कि ये सारी घोषणा पत्र जो है इससे बिहार इतनी बड़ी छलांग, इतनी बड़ी उड़ान लेगा। 14 नवंबर के बाद ये जो नया घोषणा पत्र है, इसने ऐसी ऊर्जा दी है बिहार के सभी युवाओं को, माता बहनों को, हर किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, ठेला वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शा वालों को, महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं हैं। बिहार इसके पहले जैसे था, पहले बिहार जैसे पाटलिपुत्र था, बिहार अब वापस अपने स्वरूप में आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, नीतीश जी को इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के लिए, जिसके वजह से हमारे वोटों में और बड़ा उछाल हो। कल
Union Minister Nityanand Rai took a sharp dig at RJD leader Tejaswi Yadav ahead of the Bihar Assembly elections 2025, dismissing his claim of taking oath as Chief Minister on November 18 as mere fantasy. Speaking to the media, Rai said he is dreaming. He had similar dreams for 2 days during the 2020 Assembly polls. His dream will not be fulfilled. He emphasized that the people of Bihar are focused on development and progress, not a return to what he described as jungle Raj. Rai's remarks reflect the intensifying political battle between the BJP and the RJD-led Mahatgathbandhan as both sides ramp up their campaigns with bold claims and sharp rhetoric. The BJP is positioning itself as the party of stability and growth, while the opposition alliance is banking on promises of change and youth leadership. तेजस्वी जी ने कहा कि मैं शपथ लूंगा मुख्यमंत्री पद का 18 तारीख को, वह सपना देख रहे हैं, इसलिए कि ऐसा ही सपना उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2 दिन के लिए देखा था, 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, और उसी प्रकार का सपना फिर देख रहे हैं, जो सपना पूरा उनका होने वाला नहीं है। 6 नवंबर और 7 नवंबर को ही बिहार के सभी लोग, हमारे आदरणीय भाई बहन सब, नौजवान मित्र, किसान, मजदूर, महिला, सब तेजस्वी यादव की पार्टी उनके गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देगा। तो जब उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं, आम के पेड़ में फल तोड़ने के बाद, आम तोड़ने के बाद जो 2-4 गो पतलुकवा बचता है ना, वही पतलुकवा उनको इस बार बचने वाला है। सपना देख रहे हैं, और मैं तो उनको यह कहना चाह रहा होता कि 2 दिन जो का सपना जो उन्होंने देखा था 2020 में, और उसी सपने के आधार पर जो बिहार में आपने 15 वर्ष पहले के जंगल राज की तरह 2 दिन में जंगल राज जो स्थापित किया था, वह बिहार के लिए उस समय भय का दिन था, बिहार के लिए वह कलंकित दिन था। आपके लोगों ने, लठैतों ने, कार्यकर्ताओं ने, आपके बदमाशों ने कोहराम मचा दिया था। बिहार की जनता को विकास चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। आप सपना तेजस्वी। Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary responded sharply to Tejaswi Yadav's call for setting up factories, asserting that industrial development is already underway in the state. He stated that 13 ethanol factories are being established and bottling plants for Coca-Cola and Pepsi are also coming up in Bihar. Chaudhary criticized the RJD leadership, saying Lalu Yadav's family should take off their tin glasses and see clearly. He further accused Lalu Prasad Yadav of declaring his son Tejaswi as Chief Minister at gunpoint and mocked the opposition's confidence about forming the government. His son may be fixing the date for the swearing in, but it will only happen when the people decide. Chaudhary added, emphasizing that public mandate is the ultimate decider in a democracy. इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे हैं। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ है, पेप्सी यहाँ है, लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है कि जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ लेगा। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता है। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए। अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जिलेबी छांकना पड़ता है। और Haryana Chief Minister Naib Singh Saini extended heartfelt congratulations to the Indian women's cricket team for clinching their first ever ICC Women's World Cup title. In a statement from Chandigarh, he expressed immense pride in the team's achievement and highlighted the exceptional performance of Shafali Verma, who was named player of the match in the final.
Saini said, I extend my heartiest congratulations and best wishes to the team on becoming world champions for the first time. It is a matter of pride for Haryana that our daughter Shafali Verma was named player of the match. He noted that Shafali's contribution, scoring 87 runs and taking 2 wickets, was instrumental in India's historic win. On behalf of the entire state, he offered warm congratulations to her and the team for their inspiring performance. रांची भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात भी है कि हरियाणा की हमारी बेटी शेफाली वर्मा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा के जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित। Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has officially revived the historic Darbar Mode tradition after a 4-year hiatus. Speaking from Jammu, he emphasized the significance of the mode, stating, "You can understand the magnitude of this by the fact that it took us 2 hours to reach a place we could earlier reach in 5 minutes." He acknowledged the shock felt by Jammu residents when the practice was curtailed and reaffirmed his commitment by saying, "I had promised to restore it, and today we have fulfilled that promise." Abdullah also highlighted the economic benefits of the move for Jammu, while cautioning against reducing the tradition to be a financial debate. This will boost Jammu's economy, but not everything should be linked to money, which was given as a reason to end the practice, he added. The Darbar move, a biannual shifting of government offices between Srinagar and Jammu, was originally introduced by the Dogra rulers and is seen as a symbol of administrative unity across regions. ये कितनी बड़ी बात है खासकर जम्मू के लिए, वो तो आज सुबह आपको पता चला होगा। जो सफ़र तय करने में 5 मिनट नहीं लगते, वहाँ इनके प्यार और मोहब्बत और जो वालेहाना इस्तकबाल और जो इसमें जज्बा रहा, घंटा 1 लगा हमें पहुँचते। जम्मू को बहुत बड़ा धक्का पड़ा जब दरबार मूव जो है उसको कर्टेल किया गया, और ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने लोगों से कहा भी था कि हम दरबार मूव रिस्टोर करेंगे। आज दरबार मूव रिस्टोर हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, जम्मू को तो होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को इसका एक बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ को पैसों में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। पैसे में ही तोड़ के इसको दरबार मूव को बंद किया गया। कुछ चीज़ें पैसों से ज़्यादा हैं, सेंटिमेंट है, एक यूनिटी है जम्मू और कश्मीर दोनों को जोड़ने का, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का। दरबार मूव एक सबसे बड़ा तरीका था और उसको कम करने से जम्मू कश्मीर की जो एकता है उसको कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचा था, जिसको हमने दुरुस्त करने की कोशिश की। यहाँ लोगों का Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin strongly rebuked Prime Minister Narendra Modi for his recent remarks during a campaign in Bihar, where Modi accused the DMK government of harassing Biharis in Tamil Nadu. Speaking from Dharmapuri, Stalin questioned the Prime Minister's courage, saying, "Does he have the guts to deliver the same speech in Tamil Nadu?" Stalin condemned the statement as divisive and accused Modi of undermining national unity for electoral gain.
He emphasized that Tamil Nadu has always welcomed people from across India and rejected any narrative that pits communities against each other. Stalin also urged Modi to remember his role as Prime Minister of the entire country, not just a political campaigner. நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய வன்மத்தில் தான் இப்போ என்ன பேசுகிறாங்க. அதிலும் குறிப்பாக மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்களே போய் பீகார் மாநிலத்தில் போய் என்ன பேசியிருக்கிறார். தான் எல்லாருக்குமான பிரதமராக விலகி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் மோடி அவர்கள். ஆனால் அங்கே போய் என்ன பேசுகிறார் என்று சொன்னால், தமிழ்நாட்டை காட்டி பீகாரில் வெறுப்பு பேச்சை பேசியிருக்கிறார். வந்தாரை வாழ வைக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை எல்லோருடனும் சகோதரத்துடனும் பழகக்கூடிய நம்மை பற்றி இந்த மண்ணில் வாழக்கூடிய எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். கடந்த 1ஆம் தேதி வெளியாகி இருக்கக்கூடிய தினத்தந்தி நாளிதழில் கூட பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் அழைத்திருக்கக்கூடிய பேட்டியை நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே பெருமையாக இருக்கிறது. தமிழ்நாடு எப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருது, தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை எப்படியெல்லாம் உயர்த்தி இருக்குதுன்னு மிக தெளிவாக பீகார் மக்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து பணிபுரியக்கூடிய, தொழில் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பீகார் மக்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆனால் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் பீகாரில் வாக்கரசியலுக்காக அங்கே போய் நாடகத்தை நடத்தியிருக்கிறார். நான் கேட்கிறேன், மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் பீகாரில் பேசின அதே கருத்தை இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து பேச முடியுமா? பேசுவாரா? பேசுவதற்குரிய தைரியம் இருக்கிறதா என்ற கேள்வியைத்தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன். ஆக யார் என்ன சதி செஞ்சாலும், எத்தனை அவதூறுகளை நம் மீது பரப்பினாலும், எவ்வளவு போலி செய்திகளை எல்லாம் அவங்க உருவாக்கினாலும், நான் தெளிவோடு சொல்லுகிறேன், இங்கே நம்முடைய தோல் திருமாவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல 2026 திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி நிச்சயம் அமையும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் RJD MP Mr. Bharti launched a sharp attack on Prime Minister Narendra Modi following his controversial remarks during a campaign in Bihar, where he referenced Katta, country-made pistols. Speaking from Patna, Bharti said, "It's unfortunate for the country that we have such a Prime Minister." His comments reflect his mindset towards the youth. She contrasted Modi's rhetoric with Tejasvi Yadav's focus on employment and development, accusing the PM of fueling a culture of aggression. Bharti added that Indian leaders in Bihar feel emboldened by such language, claiming they openly use weapons against unarmed people. She also mentioned that despite Lalu Prasad Yadav's poor health and adverse weather, the RJD is holding a roadshow in Dhanpur to connect with voters. दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। तभी ना इन लोगों के एनडीए के नेताओं का इतना मन बढ़ा हुआ है बिहार में। आए दिन ये लोग कट्टा चलाते हैं आम जनता पे, निहत्थे लोगों पे। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप बाकी लोगों से क्या किस तरह का उम्मीद रखिएगा। आज लालू जी और आप भी मैडम रोड शो करने वाली हैं दोपहर को, इस तरीके से चुनाव अवसर पर है। देखिए, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तबीयत आप सब लोग को है पता कि अस्वस्थ है, लेकिन क्योंकि आप देखिए कि इसी में दिवाली भी था, छठ भी था, और 3 दिन से मौसम की भी मार थी, तो समय बहुत कम मिला लोगों को जाने का, तो उन्होंने दानापुर में रोड शो का हम लोगों ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का रखा है, तो वो जाएंगे। परिवार में ही अंतर कला का जिक्र बार बार अब एनडीए करती है दोनों भाइयों को लेकर मैडम। हाँ, क्योंकि बिहार को हमारे परिवार के अंतर कला, हमारे परिवार को गाली देने से अगर बिहार की तरक्की होती है, बिहार के बेरोजगार नौजवानों भाइयों को रोजगार मिलता है, तो खूब इन सब बातों की चर्चा करिए। लेकिन परिवार एकजुट है। ये बार बार चुनाव में परिवार से किसको फर्क पड़ रहा है?
किस नौजवान को फर्क पड़ रहा है? दुर्भाग्य ही है ना। During his address in Bihar, Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath emphasized that the state's progress toward becoming a Ram Rajya, a self-reliant, prosperous and developed Bihar would only be possible through the victory of the National Democratic Alliance. He asserted that Bihar's success was directly tied to the NDA's electoral triumph. Stressing the importance of unity, he remarked that division would lead to vulnerability, while staying united would ensure safety and strength. His comments were aimed at reinforcing the message that political stability under the NDA was essential for Bihar's future. Adityanath's remarks were seen as a strong endorsement of the alliance's vision and leadership ahead of the upcoming elections. ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। मुरारी मोहन झा विजयी बनकर के जाएंगे। In Bengaluru, Karnataka Minister Priyanka Kharge criticized the BJP's internal discord, stating that the party had already expelled one MLA for rebelling against Y. Vijayendra. He remarked that both Vijayendra and R. Ashok appeared uncertain about their own electoral positions, with several disgruntled workers and rebels surrounding them. Kharge suggested that the BJP should focus on resolving its internal issues before questioning others. He asserted that the Congress government's house was in order, having received a clear mandate to govern. He emphasized that the administration was effectively delivering on its promises and guarantees, showcasing efficient governance. His comments highlighted confidence in the Congress leadership while pointing to instability within the opposition ranks. They are saying this ever since day one, no? They are saying this ever since day one. And it's now 2.5 years. See, BJP first should look internally. They have already thrown one MLA out for raising the banner of revolt against Mr. Vijayendra. Mr. Vijayendra is still unsure of his seat. Mr. Ashok is still unsure of his seat. There are a lot of Brutus working around, Mir Sadiks working around those two people. First let them put their house in order. Our house is in order. We have been given the mandate to govern. We are doing a good job of it. We have delivered the guarantees effectively and efficiently. We are number one in RDPR. We are number one in IT as per Modi ji's own report card. Nothing is going wrong as far as CM change. Absolutely nothing is there. It's only within the media and social media. That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.